नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का जो 5th चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं। एक्सरसाइज के हमने 8 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 8 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर देखने वाले हैं। जो 9वां क्वेश्चन है वो यहां पर अब देखेंगे दोस्तों। जो हम गति के नियम के जो 5th चैप्टर है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक, उसमें 8 क्वेश्चंस के जो वीडियो हैं बना चुके हैं। अब 8 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख रहे हैं। जो 9वां क्वेश्चन है आप देखेंगे कि 20,000 किलोग्राम उत्थापन सहती के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्पोर्ट किया जाता है। स्पोर्ट का आरंभिक प्रणोद बल प्रकृत कीजिए, ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझेंगे। यहां पर 20,000 किलोग्राम उत्थापन सहती जो द्रव्यमान है उसकी वैल्यू 20,000 किलोग्राम दे रखी है और हमारे को रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर गति कर रहा है। ये इसका प्रारंभ में जो एक्सेलरेशन है वो है। तो हमारे को ये पूछा है कि प्रारंभ में ही आरंभ में प्रणोद बल क्या है, बल की वैल्यू पूछी है दोस्तों। हमारे को एक्सेलरेशन दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो बल का मान प्रकृत करना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सारे विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया हुआ है जो सॉल्यूशन है इसका m बराबर दे रखा है 20,000 किलोग्राम। इसके साथ में हमारे को a की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे को प्रणोद बल पूछा है जो कि m इंटू a हो जाएगा। m की जो वैल्यू है वो है 20,000, a की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 5। तो यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया है 10 और इतना न्यूटन का फोर्स आ चुका है दोस्तों। इतना फोर्स प्रणोद बल लगाया गया था प्रारंभ में और इसके ऊपर इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं 10 की घात 5 न्यूटन का प्रणोद बल आरोपित किया गया था। तो ये था 9वां क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था। m दे रखा है, a दे रखा है, तो हमारे को f की वैल्यू पूछी है, तो f बराबर m इंटू a से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम अगला जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों पहले कि उत्तर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान आरंभिक चाल से गतिमान 0.40 किलोग्राम सहती के किसी पिंड पर दक्षिण दिशा में 8 न्यूटन का स्थायी बल 30 सेकंड के लिए आरोपित किया गया है। जिस क्षण बल आरोपित किया जाता है t बराबर 0 तथा उस समय पिंड की स्थिति x बराबर 0 लीजिए। t बराबर -5 सेकंड, 25 सेकंड और 100 सेकंड पर इस कण की स्थिति क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से समझ लें। इस क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो इसका सॉल्यूशन आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बड़ा होगा इसलिए मैं यहां से इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। दिया हुआ क्या क्या है, हमारे को जो कण है उसकी सहती दे रखी है। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, सॉल्यूशन के अंदर m बराबर हमारे को दे रखा है 0.40 किलोग्राम। हमारे को जो पार्टिकल है, पिंड है, उसका द्रव्यमान दे रखा है 0.40 किलोग्राम। अब ये एक चीज समझ लीजिए कि जो पार्टिकल है वो उत्तर दिशा में गति कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में गति कर रहा है? उत्तर दिशा में गति कर रहा है। और हम उत्तर दिशा के अंदर अक्ष एक्सिस ले लेते हैं। जैसे ये अक्ष एक्सिस दिशा में, ये तो इधर तो है प्लस अक्ष एक्सिस और इस डायरेक्शन में है माइनस अक्ष एक्सिस, और ये इसका मूल बिंदु है दोस्तों। इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जो बल है 8 न्यूटन का लगता है, दक्षिण दिशा में लगता है और केवल 30 सेकंड के लिए लगता है। 8 न्यूटन का बल लगेगा, 30 सेकंड के लिए लगेगा और t बराबर 0 से t बराबर 30 सेकंड तक लगेगा। t बराबर 0 पर लगना प्रारंभ होता है और उस समय कण की जो स्थिति है वो मूल बिंदु पर है, x बराबर 0 पर है दोस्तों। हमारे को t बराबर -5 सेकंड पर, 25 सेकंड पर और 100 सेकंड पर इस कण की स्थिति पूछी है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब ये जो पिंड है इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से। इसका मतलब है u की जो वैल्यू है हमारे को क्वेश्चन के अंदर बता रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड।
तो 10 मीटर प्रति सेकंड की ये चाल से ये चल रहा है। और अब देखिए दोस्तों, जब तक इसके ऊपर कोई बल काम नहीं करता, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही चलेगा, इसी चाल से ही चलता रहेगा। और बल इस पर लगेगा 8 न्यूटन का, और वो दक्षिण दिशा में, जबकि पार्टिकल है वो उत्तर दिशा में गति कर रहा है। और इसमें t बराबर -5 सेकंड पर, इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है वो इधर से इधर की ओर गति कर रहा है। और यहां पर जब समय आता है तो t बराबर 0 और ये अक्ष बराबर भी 0 है। ये मूल बिंदु है जिस पर अक्ष बराबर 0 और t बराबर 0 है। तो -5 सेकंड पर जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में होगा। हमारे को ये पूछिए कि उसकी स्थिति क्या होगी, -5 सेकंड पर पार्टिकल की स्थिति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हम यहां पर गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण समीकरण कहता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और t बराबर -5 सेकंड पर, t बराबर -5 सेकंड के ऊपर देखिए दोस्तों, जो a है वो 0 होगा, क्योंकि t बराबर -5 सेकंड के ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा। यदि बल ही नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन भी उसका कितना होगा, 0 होगा। देखिए यहां से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। f बराबर क्या होगा, ये जो बल एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है वो सिर्फ 0 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के लिए लगेगा। इसको एक बार क्लियर कर ले कि जितने समय के लिए बल लगेगा, एक्सेलरेशन भी पार्टिकल में उतने ही समय के लिए उत्पन्न होगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो 30 सेकंड के लिए उत्पन्न होगा, 30 सेकंड के लिए एक्सेलरेट रहेगा पार्टिकल। तो f बराबर a बराबर f अपॉन में m, f की वैल्यू है 8 और m की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 0.4। तो ये आ गया हमारे पास में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 लग जाएगा, 80 के अंदर 4 का भाग लगेंगे, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो t बराबर -5 सेकंड पर जो a की वैल्यू है वो 0 है दोस्तों, क्योंकि ये जो a है, a एक्सेलरेशन त्वरण a, समय t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 30 सेकंड तक कार्य करता है, तक कार्य करेगा। इससे न तो पहले करेगा न ही इसके पश्चात करेगा। तो हमारे को सर्वप्रथम पूछा है t बराबर -5 सेकंड पर कण की स्थिति क्या होगी। तो s की वैल्यू हमारे को पूछी है दोस्तों, s के स्थान पर हम अक्ष कर देंगे। तो यहां से u की वैल्यू हमारे पास में दोस्तों है 10 और t का मान है -5, a की वैल्यू 0 होते ये 0 हो जाएगा। तो अक्ष बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस में 50 मीटर। तो t बराबर -5 सेकंड पर ये जो पार्टिकल है वो इस दिशा में -50 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा। ये हमारा था इसका पहला पार्ट, t बराबर -5 सेकंड के ऊपर। अब हम देखेंगे t बराबर 25 सेकंड पर, और t बराबर जब 25 सेकंड की बात की जाएगी तो देखिए दोस्तों, इसको भी आप समझ लें कि t बराबर 25 सेकंड, t बराबर 25 सेकंड का मतलब है कि अब की बार हम देखिए कण की जो स्थिति है यहां से हम अध्ययन कर रहे हैं। t बराबर जब 0 होता है तो ये अक्ष बराबर 0 पर होता है, और इस स्थिति में इसकी जो चाल रहेगी, यहां से ये एक समान चाल से चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा। तो ये यहां से इसकी जो चाल है दोस्तों वो फिक्स रहेगी, u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। इस स्थिति में इसकी जो चाल है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में, इस दिशा में, और इस पर बल लगेगा 8 न्यूटन का, जिसके कारण से जो एक्सेलरेशन है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि ये आप u पॉजिटिव में ले रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। पार्टिकल उत्तर दिशा में गति कर रहा है, बल दक्षिण दिशा में लग रहा है। इट मींस जो एक्सेलरेशन है वो भी दक्षिण दिशा में काम कर रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारे पास में कण की स्थिति है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अक्ष बराबर ut प्लस में 1/2 at स्क्वायर होता है। इसको आप समझ लीजिए दोस्तों, u की वैल्यू हमारे को 10 दे रखी है, दूसरे पार्ट में t का मान 25 दे रखा है, और यहां पर जो एक्सेलरेशन है, एक बार मैं इन सब की वैल्यू आप लोगों को बता दूं कि इनकी वैल्यू यहां पर कितनी कितनी रहेगी। हम गति का दूसरा समीकरण यूज में ले रहे हैं, t बराबर 25 सेकंड पर,
t बराबर 25 सेकंड पर एक का जो मान है वो दोस्तों -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज में लेंगे, और जो u है वो आपके पास में प्लस में है 10 मीटर प्रति सेकंड। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि u का मान धनात्मक है तब a का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि u ऊपर की ओर है, उत्तर दिशा में पॉजिटिव लिया, तो a नेगेटिव दिशा में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में काम कर रहा है। तो अक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, u का मान हमारे पास में है 10, t का मान है 25, माइनस में 1/2 गुणा 20, ये जो नेगेटिव साइन है इस एक ही वजह से आया है, और 25 का यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाएगा दोस्तों। तो अक्स बराबर हमारे पास में आ गया 250, माइनस 2 से 2 कट गया, यहाँ से 10 आ गया, और 25 का स्क्वायर है वो 625 आ गया दोस्तों। तो अक्स बराबर है 250 माइनस में आ गया 6250, यहाँ से 10 से इसको गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास में आ गया 6250। तो अक्स की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस में 6000 मीटर आ चुकी है दोस्तों। इसका मतलब जो अक्स की स्थिति है वो रहेगी यहां से ये माइनस में 6000 मीटर, मतलब दक्षिण दिशा में ये 6 किलोमीटर दूर स्थित होगा। इस बल के अधीन दक्षिण दिशा में ये 6 किलोमीटर दूर स्थित होगा दोस्तों। अब इसका हम तीसरा पार्ट लेंगे कि 100 सेकंड पर जो कण है उसकी स्थिति क्या होगी। सर्वप्रथम हम याद करेंगे कि 30 सेकंड तक जब बल लगता है तो 30 सेकंड तक कण कहां पहुंच जाएगा, फिर 30 से आगे जो 100 सेकंड है वहां उस स्थिति में कण कौन सी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम याद करेंगे जो 30 सेकंड है उस 30 सेकंड तक जो कण की स्थिति है वो क्या हो जाएगी। तो गति के दूसरे समीकरण का ही हम प्रयोग करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण हमें क्या कहता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास में इसको मैं अक्स 1 कह दूं कि पहले शुरू में जो 30 सेकंड है उसके लिए अक्स 1 कह देंगे, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो t बराबर 30 सेकंड तक, t बराबर 30 सेकंड तक जो दूरी है वो उसको हम अक्स 1 कह रहे हैं। u की वैल्यू हमारे पास में है, क्वेश्चन के अंदर बता रखी है 10, t का मान हमारे पास में है 30, और 30 सेकंड जो एक्सेलरेशन रहता है दोस्तों वो है 20, और 30 का यहां पर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया है 300, माइनस यहां से कट गया तो 10, और ये आ गया हमारे पास में 30 का जो स्क्वायर है वो आ गया 900। तो यहां से ये इसको जब गुणा करेंगे तो 8700 विथ नेगेटिव साइन ये मीटर में आ गया है दोस्तों। तो माइनस में 8700 मीटर दूरी तय कर लेगा, दक्षिण दिशा में उसकी स्थिति ये होगी। अब हम 30 सेकंड के पश्चात जो एक्सेलरेशन है वो तो लगना बंद हो जाएगा, कण है वो एक समान चाल से चलेगा। तो 30 सेकंड के पश्चात उसकी चाल क्या होगी वो हम ज्ञात करते हैं, और 30 सेकंड के पश्चात चाल ज्ञात करने के लिए हम गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से गति का पहला जो समीकरण है वो होता है v बराबर u प्लस at। तो यहां पर आप देखेंगे u की वैल्यू हमारे को दे रखी है 10, a की वैल्यू 20, t की वैल्यू 30। तो यहां से हमारे पास में आ गया 10 माइनस 600, तो माइनस में 590 मीटर पर सेकंड ये चाल आ गई दोस्तों। ये हमारे पास में क्या आ गई, चाल पार्टिकल की। ये माइनस में ये बता रही है कि इसकी जो डायरेक्शन है, वेग की डायरेक्शन, वो दक्षिण दिशा में है। कौन सी डायरेक्शन में पार्टिकल गति कर रहा है, दक्षिण दिशा में। और ये 30 सेकंड में इतनी दूरी तो पहले से ही तय कर रखी है। अब हमारे को ज्ञात करनी है 30 से 100 सेकंड तक, 30 के बाद में मतलब 31 सेकंड से 100 सेकंड तक, 31वें सेकंड से स्टार्ट करनी है 100 सेकंड तक, मतलब इस 70 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के बाद में जो 70 सेकंड होती है तो वो उसमें कितनी दूरी तय करती है, और उसकी जो चाल है वो ये रहेगी दोस्तों। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है हम दूरी बराबर पुट कर सकते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। देखिए दोस्तों, एक बार समझ लेंगे
की जो दूरी है इसको मैं लिख दूं x2, जो चाल है हमारे पास में 590 और जो समय है वो 70 सेकेंड। क्योंकि ये जो 70 सेकेंड है समय, वो कौन सा समय है, 30 सेकेंड तक तो हमने डिस्टेंस निकाल ही ली। ये जो समय है 100 - 30 सेकेंड का समय है, 100 - 30 सेकेंड वाला समय है। इसका मतलब है कि 31 सेकेंड से लेकर 100 सेकेंड तक जो समय है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो 70 सेकेंड का समय होता है। तो 70 सेकेंड को यहां पर हमने पुट कर दिया, तो x2 की जो वैल्यू है माइनस में आएगी, इसको इससे गुणा करेंगे, ये हमारे पास में डिस्टेंस आ गई है दोस्तों। माइनस में 41,300, 2 जीरो हमने उतार दिया, 7 को 9 से गुणा करेंगे 63, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 35 और 6 हो गए 41, ये हमारे पास में डिस्टेंस आ गई। तो 100 सेकेंड पर कण की स्थिति, 100 सेकेंड पर कण की जो स्थिति है दोस्तों हमारे पास में आ जाएगी x1 प्लस में x2। x1 की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास में है माइनस में 8,700 और x2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में माइनस में 41,300। इन दोनों को ऐड हम यहां पर कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, 0 0, 3 और 7 हो गया फिर से 0, 1 और 8 हो गया 9, 9 और 1 हासिल का हो गया 10, फिर से 0, फिर ये आ गया 4 और 1 5 विथ नेगेटिव साइन, ये मीटर में आ गया है दोस्तों। तो इसको आप माइनस में 50 किलोमीटर कह दीजिए, तो माइनस में 50 किलोमीटर की दूरी पर पार्टिकल या पिंड स्थित होगा। क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया है, इसको समझने के लिए कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप यदि इसको देखेंगे तो बेटर तरीके से ये आप लोगों को समझ में। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या है कि कोई ट्रक विराम अवस्था से गति आरंभ करके 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील रहता है, तो t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है। t बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये दो चीजें हमारे को पूछी है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे कि एक ट्रक है और ट्रक पहले प्रारंभ में विराम अवस्था में रहता है, फिर उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 6 मीटर की ऊंचाई से उस पर खड़ा जो व्यक्ति है वो एक पत्थर को गिराता है, तो पत्थर का वेग क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ये हमारे पास में रोड है जिसके ऊपर ट्रक चल रहा है और ये हमारे पास में ट्रक है, ये हमने ट्रक बना दिया है दोस्तों और इसके ऊपर हम एक व्यक्ति को भी यहां पर खड़ा कर देते हैं। ये हमारे पास में कोई व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है एक पत्थर को यहां से 6 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर को गिराएगा, ये इधर चल रहा है, तो जो यहां से किसी पिंड को हम फेंकेंगे 6 मीटर की ऊंचाई से, तो जो पत्थर है वो इस तरीके से गति करता हुआ पृथ्वी पर जाकर गिरेगा। जो इसकी गति होगी वो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति के रूप में ये गति करेगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो सिर्फ क्षैतिज दिशा में होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इसका वेग प्रारंभिक वेग 0 होगा। फिर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पहले इसके एक एक पार्ट को हम यहां पर समझेंगे। तो दोस्तों जो इसका प्रारंभिक वेग होगा वो इस ट्रक के 10 सेकंड के पश्चात, ट्रक 10 सेकंड तक क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो 10 सेकंड तक वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है, तो उसका जो भी वेग होगा वह पत्थर का प्रारंभिक वेग होगा क्षैतिज दिशा में। तो 10 सेकंड पश्चात ट्रक का वेग, 10 सेकंड के बाद ट्रक का वेग, तो ट्रक का जो वेग होगा 10 सेकंड के पश्चात v बराबर u प्लस 80 वाले फॉर्मूले से, v का मान यहां पर 0, a का मान 2, t का मान 10, तो v का मान आ गया दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड। ये जो 20 मीटर पर सेकंड आया है, इस पत्थर का प्रारंभिक वेग होता है अक्ष दिशा में। ये तो पत्थर के लिए है, ये तो ट्रक के लिए है दोस्तों। किसके लिए है, ट्रक के लिए। और ट्रक जब ये पिंड जो पत्थर है वो हवा में गति कर रहा है, तो उसका जो प्रारंभिक अक्ष दिशा में जो वेग होता है वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, वही होगा जो ट्रक का वेग होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि y दिशा में जो वेग होता है वो हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों 0। प्रारंभिक वेग y दिशा में कितना होगा, 0। हम ये जानते हैं दोस्तों कि अक्ष, जब कोई पार्टिकल हवा में
गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है तो उसका क्षैतिज घटक, वेग का जो क्षैतिज घटक है वो चेंज नहीं होता, केवल ऊर्ध्वाधर घटक बदलता है। क्षैतिज दिशा में जो एक्सेलरेशन होता है वो भी शून्य होता है और वाई दिशा में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों हम यहां पर जो एक्स एक्सिस का निर्धारण कर लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये धनात्मक एक्स एक्सिस, ये धनात्मक वाई एक्सिस है। दोस्तों हमारे को अब क्या करना है कि 10 सेकंड तक तो ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई, 11वें सेकंड पर पूछा, इसका मतलब 1 सेकंड के बाद में जो पिंड है उसका वेग क्या हो जाएगा। हमारे को एक्स दिशा में उसका घटक और वाई दिशा में घटक दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कि t बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग, और जो पत्थर का वेग है दोस्तों उसका हम सर्वप्रथम यहां पर लेंगे। t बराबर 11 सेकंड का मतलब है कि जो गति है उसके दौरान 1 सेकंड का, 10 सेकंड तक तो हम पहले ही देख चुके हैं, अब 1 सेकंड का हमें फाइंड आउट करना है। तो अक्ष घटक क्या होगा? अक्ष घटक के लिए देखिए दोस्तों हमारे पास में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी। गति का हम प्रथम समीकरण यूज में ले लेंगे, vx बराबर हमारे पास में ux आ जाएगा क्योंकि ax की वैल्यू कितनी है 0 और ux का मान है हमारे पास में 20 मीटर पर सेकंड, ये रहा ux। तो ux और vx दोनों बराबर होंगे क्योंकि जो क्षैतिज घटक होता है संपूर्ण गति के दौरान चेंज नहीं होता है। अब हम देखेंगे इसका y घटक दोस्तों हमें ज्ञात करना है, तो vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो यहां पर आप देख लीजिए vy इक्वल टू uy की वैल्यू की बार दोस्तों 0 है क्योंकि y दिशा में जो प्रारंभिक वेग है पत्थर का वो है 0 और ay की जो वैल्यू है दोस्तों वो है g के बराबर और t का मान है 1। t का मान दोस्तों यहां पर 1 कैसे आया जबकि इसमें 11 सेकंड पर पूछा है, क्योंकि 10 सेकंड तक हमारे को वेग, ट्रक का वेग दे रखा है, 11वीं सेकंड में ही हमारे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो vy का जो मान है आप 9.8 ले लीजिए और सुविधा के लिए हम इसको क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास में ये 0 आ गया, ये 10 आ गया, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कुल जो वेग है वो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट हो जाएगा क्योंकि दोनों जो घटक है एक दूसरे के लंबवत और दोनों के बीच का जो कोण है 90 डिग्री का होता है। दोनों की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो vx का मान तो है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, तो 400 प्लस 100, तो अंडररूट में हमारे पास में आ गया 500, अंडररूट में 500। तो ये हमारे पास में 10 अंडररूट 5 मीटर पर सेकंड का वेग होगा। जो पिंड है पत्थर है उसका 11 सेकंड के पश्चात जो वेग होगा वो 10 अंडररूट 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? जो एक्सेलरेशन है इसका जो बी पार्ट है कि एक्सेलरेशन त्वरण क्या होगा। त्वरण यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 त्वरण है वैसे तो, ax और ay। तो जो ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, तो यहां पर जो a की वैल्यू आएगी वो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का रूट, तो ax 0 हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो ay के बराबर आएगी। ay का मान आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको नियरली इक्वल टू 10 ले लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में जो पत्थर है उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। दोस्तों अब यहां पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां जो क्वेश्चन है पहले उसको समझ लीजिए कि किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 0.1 किलोग्राम सैनिटी के गोलक को लटकाकर दोलन आरंभ किए गए हैं। अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल 1 मीटर पर सेकंड है, तो गोलक का प्रक्षेप्य पथ क्या होगा यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब गोलक अपनी चरम स्थितियों में से किसी एक पर हो और माध्य स्थिति में हो। 2 स्थितियों में उसको डोरी को काटा जा रहा है। पहले आप ये समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास में कमरे की छत है और इस छत से एक 2 मीटर लंबी डोरी से एक पिंड को लटका दिया गया है। ये जो डोरी है इसकी लंबाई है 2 मीटर और यहां पर 1.1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई गोला है, पिंड है जिसको गोलक कहा जा रहा है, इसको लटकाया गया है। इसको थोड़ा सा विस्थापित करके यदि हम छोड़ दें तो ये इस तरीके से गति करेगा।
इस गति को हम कहते हैं दोलन गति, और इस व्यवस्था को कहा जाता है दोलक कहा जाता है दोस्तों। इसको पिंड लोलक या पिंड दोलक इसको कहा जाता है। अब ये जब पिंड लोलक गति करता है दोस्तों, इसको समझ लेंगे तो ये इस तरीके से गति करेगा। इस स्थिति में इसका जो वेग है वो शून्य हो जाएगा, फिर यहां पर इसका वेग अधिकतम होगा, फिर इसका वेग कम होते होते फिर यहां पर शून्य हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है शून्य हो जाती है, यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। लेकिन यहां पर जो वेग होता है वो सिर्फ क्षैतिज दिशा में वेग होगा, जो वेग होगा वो सिर्फ क्षैतिज दिशा में वेग होगा, और वो हमारे को बता रखा है 1 मीटर प्रति सेकेंड। और जब वो पिंड लोलक दोलन गति ऐसे करता है तो उसकी चरम स्थिति पर जो वेग होता है वो 0 होता है, और माध्य स्थिति पर जो वेग होता है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वेग, और इस स्थिति पर जो वेग है वो तो सभी पिंडों के लिए, मतलब सभी दोलन गतियों में चरम स्थितियों पर वेग शून्य होना है, और माध्य स्थिति पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है, और यहां पर वेग अधिकतम होता है। अब हमारे को यह पूछा है कि यदि इस डोरी को काट दें, तो दो स्थितियों में काट रहे हैं। एक तो चरम स्थिति, ये चरम स्थिति है, और पिंड लोलक यदि इधर इस तरीके से दोलन कर रहा है तो ये वाली चरम स्थिति, और ये वाली भी उसकी चरम स्थिति होती है। तो चरम स्थिति पर यदि काट दे तो उसका वेग 0 होगा, और यदि यहां पर वेग 0 है और इसको काट दें तो अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करेगा। उसका पथ रेखीय पथ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो पहला पार्ट आएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा पिंड। बी पार्ट में आप देखें कि माध्य स्थिति पर उसका वेग होता है अधिकतम, और वो होता है क्षैतिज दिशा में, मतलब इसकी स्पर्श रेखीय दिशा के अंदर इधर इस डायरेक्शन में वेग होगा। और यहां पर यदि इस डोरी को काट दें, इस स्थिति में ये जो पिंड है वो इस तरीके से गति करता हुआ फर्श पर गिरेगा। तो इसका जो पथ है वो परवलयाकार पथ होता है। इसकी जो गति है वो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति होती है। इसकी जो गति होगी वो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, पथ होगा वो परवलयाकार पथ होगा। इस गति को हम क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहले पार्ट में जब चरम सीमा पर काटेंगे तो कण है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर सरल रेखा में गति करेगा, और जब हम माध्य स्थिति पर उस डोरी को यदि काट देते हैं तो जो पार्टिकल है वो परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ फर्श पर जाकर गिर जाएगा दोस्तों। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो यहां पर हम देख लेते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति की सहती 70 किलोग्राम है, वह एक गतिमान लिफ्ट की तुला पर खड़ा है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ही एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। यदि लिफ्ट में खराबी आ जाए और वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती है तो सभी स्थितियों में जो तुला है उसका पाठ्यांक क्या होगा, हमारे को पूछा है। देखिए दोस्तों, जो तुला है वो प्रतिक्रिया बल को मापता है, और प्रतिक्रिया बल आभासी बल के बराबर होता है। तो जो बल है सभी स्थितियों में हम देखते जाएंगे। तो यहां पर जब जो लिफ्ट है जब वो त्वरित गति करती है तो हमारा जो आभासी बल है वो परिवर्तित हो जाएगा, वास्तविक बल से भिन्न होगा। तो यहां पर पहली स्थिति के अंदर जो हमारे पास में एक्सेलरेशन है वो शून्य है, क्योंकि जो लिफ्ट है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक समान चाल से गति कर रही है। एक समान चाल का मतलब है एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो आभासी बल है वो वास्तविक बल के बराबर होगा। यहां पर m इंटू ए के बराबर होगा। m का मान 70, और तो जो लिफ्ट है उस m इंटू जी, केवल इतना ही बल काम करेगा वास्तविक बल के बराबर। जी का मान यदि आप 10 ले लेते हैं तो 70 गुणा 10, 70 गुणा में 10। यहां पर पहले पार्ट का जो सॉल्यूशन है दोस्तों, F बराबर आएगा m इंटू जी, m का मान 70, g का मान 10। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 700 न्यूटन, 700 न्यूटन आ जाएगा दोस्तों। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए दोस्तों, बी पार्ट में
ये जो लिफ्ट है वो एक समान त्वरण से नीचे जा रही है। तो जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो उस तुल्य पर खड़े व्यक्ति को अपना जो बल है वो कम प्रतीत होगा। जो आभासी बल है दोस्तों वो उसको F बराबर m g माइनस a के बराबर प्रतीत होगा दोस्तों। तो बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है F बराबर m g माइनस a के इक्वल होगा। m की वैल्यू 70, g की वैल्यू 10 माइनस 5 आ जाएगा। तो 350 न्यूटन इसका आंसर आएगा। पहले की तुलना में वास्तविक जो भार होता है उससे उसका द्रव्यमान कम प्रतीत होगा। इसका सी पार्ट यहां पर देखें, अब की बार लिफ्ट जा रही है उतने ही त्वरण से ऊपर की ओर, तो अब की बार जो व्यक्ति है उसको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जो फोर्स उसको महसूस होगा वो m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा अब की बार। तो F बराबर m g प्लस ए, यहां से 70, 10 प्लस 5, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1050 न्यूटन का फोर्स उसे महसूस होने वाला है दोस्तों। तो ये जो इनका जो सूत्र हैं उनके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप लोग इनको देख चुके हैं। और यहाँ पर इसका जो अंतिम पार्ट है वो है कि लिफ्ट है अब की बार खराब हो चुकी है गुरुत्वीय बल के अधीन, यदि वो गिरती है तो उसका जो आभासी बल होगा वो क्या होगा, F बराबर G माइनस जी, और जो आभासी बल प्रतिक्रिया बल होता है वो शून्य होता है। भारहीनता की स्थिति प्राप्त होती है, 0 न्यूटन का फोर्स लगता है। आभासी बल दोस्तों शून्य होगा इस स्थिति में जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है। दोस्तों अब इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो 14वां क्वेश्चन है उसमें हमारे को बता रखा है कि एक 4 किलोग्राम सहते के किसी पिंड का स्थिति समय के बीच में ग्राफ दिखाया गया है। t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, 0 लेस देन t लेस देन 4 सेकेंड के लिए पिंड पर आरोपित बल क्या होगा। और इसमें बी पार्ट में पूछा है t बराबर 0 सेकेंड तथा t बराबर 4 सेकेंड पर जो पिंड है उसका आवेग क्या होगा। एक बार इसे ग्राफ को समझ लेंगे। इधर हमने लिया है समय, इधर हमने ली है स्थिति। स्थिति और समय के बीच में इस पिंड के लिए ग्राफ खींचा गया है। जब समय 0 से कम रहता है तो उसकी स्थिति ये रहती है, मतलब स्थिति अक्ष बराबर 0 रहती है। अक्ष के अंदर समय के रेस्पेक्ट कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब समय 0 से 4 सेकंड तक रहता है तब स्थिति में एक समान रूप से परिवर्तन होता है और स्थिति 0 से 3 मीटर पर पहुंच जाती है। 4 सेकंड के पश्चात फिर से स्थिति है वो नियत रहती है, अक्ष की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। हम तीनों ही स्थितियों के अंदर एक्सेलरेशन याद करेंगे, फिर उसके पश्चात पिंड पर आरोपित बल का मान आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ए पार्ट के अंदर भी t लेस देन 0 पर, t लेस देन 0 पर देखिए दोस्तों जो अक्ष है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अक्ष है वो यहां पर है नियत कांस्टेंट। अक्ष यदि नियत रहता है तो जो v की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो v की वैल्यू यदि 0 है तो हमारे पास में एक्सेलरेशन है दोस्तों वो भी कितना रहेगा, शून्य रहेगा, 0 रहेगा। t ग्रेटर देन 4 सेकंड पर, t की वैल्यू जब 4 सेकंड से ज्यादा रहती है, यहां पर भी अक्ष की वैल्यू कांस्टेंट है। अक्ष यदि नियत रहता है तो जो वेलोसिटी है दोस्तों फिर से 0 हो जाएगी तथा जो एक्सेलरेशन है दोस्तों वो फिर से शून्य आ जाएगा। फिर आप देखें तीसरी जो कंडीशन है इसमें हमारे को 0 लेस देन t लेस देन 4 सेकेंड के लिए अक्ष का जो मान है वो दोस्तों समय के रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है। अक्ष की जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो यहां पर अक्ष की जो वैल्यू है वो 3 माइनस 0 3 हो जाती है 4 सेकेंड में। तो जो वेलोसिटी है वो दोस्तों ये एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। वेलोसिटी की जो वैल्यू है अक्ष अपॉन में t आएगी, तो अक्ष का मान में जो बदलाव है x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 से कर सकते हैं। ये 3/4 तो 0.75 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और ये फिक्स आ रही है नियत, क्योंकि यहां पर जो ग्राफ का ढाल है स्लोप है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो वेलोसिटी नियत रहेगी। और वेलोसिटी जब नियत रहती है तो दोस्तों एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। तीनों ही स्थितियों में जो एक्सेलरेशन है 0
तो जो बल है दोस्तों, बल होता है m इंटू ए। m की वैल्यू हमारे को दे रखी है, बट a हर कंडीशन में 0, तो फोर्स तीनों ही कंडीशंस में 0 रहेगा। तो तीनों ही स्थितियों में दोस्तों जो पिंड के ऊपर लगने वाला बल है वो शून्य रहेगा। अब इसके बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट है वो हमारे पास में है t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर आवेग क्या होगा। आवेग को हम यहां पर I से पुट कर रहे हैं। आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं m v माइनस u। तो t बराबर 0 सेकेंड पर, t बराबर 0 सेकेंड पर इसके पहले का जो वेग है दोस्तों 0, इसके पश्चात का जो वेग है वो 0.75 होता है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में बता रखी है 4 किलोग्राम। v की जो वैल्यू है 4 सेकंड के ठीक बाद में जो वेलोसिटी होती है वो इस अंतराल में 0 से 4 सेकंड के जो अंतराल है उसके अंदर वेलोसिटी है वो हमारे पास में 0 से 4 सेकंड का जो अंतराल है उसमें वेलोसिटी है 0.75। तो 0.75 माइनस 0, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3। तो 3 मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिखें इसका मात्रा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास में आवेग आ जाएगा t बराबर 0 पर। अब की बार हमारे पास में बी पार्ट में जो सेकंड पार्ट है 4 सेकंड पर आवेग क्या होगा। तो I बराबर हमारे पास में फिर से वही फॉर्मूला। अब की बार v और u के मान देखेंगे आप, द्रव्यमान तो उतना का उतना ही रहने वाला है। इसके ऊपर यहां पर जो वेलोसिटी है दोस्तों वो तो 0, यहां पर जो वेलोसिटी है 0.75 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये वेग से लिख दो इसको। वेग यहां पर कितना है दोस्तों 0, और यहां पर जो वेग है वो हमारे पास में है 0.75। तो अंतिम वेग है वो तो 0 और प्रारंभिक वेग है वो 0.75। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा दोस्तों। तो इसमें आवेग में केवल नेगेटिव का डिफरेंस आएगा दोस्तों। तो ये था हमारा 14वां क्वेश्चन। और दोस्तों ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।